हेलो बच्चों, तो आज हम अपने अध्याय मात्रक एवं मापन अर्थात यूनिट एंड मेजरमेंट के पार्ट 4 वीडियो को शुरू कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम अनिश्चित अंकों के पूर्णांकन और उदाहरण 1.1 और 1.2 को समझेंगे। अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, जिसके बारे में मैंने आपको पिछली वीडियो में भी थोड़ा सा समझाया था, थोड़ा सा हिंट आपको मिल गई होगी कि इसमें क्या है। और ये आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा, चीज़ों जो नंबर्स होते हैं उनको राउंड ऑफ कैसे किया जाता है। और उदाहरण 1.1 और 1.2 में तो जो हमने पिछली वीडियोस में सीखा है, उन्हीं के बेसिस पे आज हम इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन, तो थोड़ा सोचिए। हम बिल्कुल, आपको ये चीज़ें वैसे पता होंगी क्योंकि आपने मैथ्स में किया होगा, लेकिन हम थोड़ा सोचेंगे कि ऐसा क्यों होता है। ठीक है, ऐसा होता तो है, ये हमें पता है, लेकिन ऐसा क्यों होता है। तो थोड़ा सोचिए कि अगर संख्या 2.746 है, जब आप उसका पूर्णांकन करते हैं तो आपके पास 2.75 प्राप्त होता है। पूर्णांकन करने का मतलब ये है, वही जो मैंने आपको पिछली वीडियो में घनत्व वाले एग्जाम्पल में बताया था कि जैसे आप द्रव्यमान और आयतन पे घनत्व डिपेंडेंट था, पिछली वाली वीडियो में जो मैंने आपको बताया था। तो जो घनत्व द्रव्यमान और आयतन को कैलकुलेट करके फॉर्मूले में रख के हमारे पास आ रहा था, तो लास्ट में जो हमने उसका पूर्णांकन किया था, तो वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, तो हम जो वो कर लेते हैं। तो 2.746 का जैसे हम पूर्णांकन करेंगे 2.75 प्राप्त होता है, जैसे हमने उस घनत्व में किया था। और ये आपको तभी समझ आ गया होगा वैसे तो, कि पूर्णांकन करना क्यों ज़रूरी है। क्योंकि घनत्व वाले एग्जाम्पल में भी हमने देखा था कि उसकी जो यथार्थता थी घनत्व की, वो आपको संगत नहीं लग रही थी, वो असंगत थी, क्योंकि वो दशमलव के बाद आपके पास 11 अंक तक आ जा रहा था, 11 स्थान तक। और ऐसा पॉसिबल था नहीं, क्योंकि जिन पे वो डिपेंडेंट था, किस पे, द्रव्यमान और आयतन पे, उनकी परिशुद्धता ही इतनी कम थी, तो वो इतना ज़्यादा कैसे आ गया, क्योंकि हमने घनत्व निकाला ही द्रव्यमान और आयतन से था। तो ये इसलिए होता है पूर्णांकन, ताकि चीज़ें हमें, मतलब जो हमारा परिणाम है वो अस्पष्ट ना लगे, असंगत ना लगे। तो उसको सरल बनाने के लिए हम पूर्णांकन करते हैं। तो जैसे 2.746 है, अगर आप यहाँ पे देखें, तो आप यहाँ पे 6 को छोड़ते हैं। जैसे अगर आपने इसका पूर्णांकन करना है, तो अगर आपने 6 को छोड़ा, तो आप फिर भी 2.74 लिखना चाहिए था। तो 2.74 की जगह 2.75 लिखा। तो ऐसा क्यों हुआ, ये हम समझेंगे। उसके बाद 2.743 में अगर आप देखें तो 3 को छोड़ना चाहिए था। अब ये 3 को छोड़ना चाहिए था, कितने को छोड़ना चाहिए था, ये हमारे सवाल पे डिपेंड करता है, या हमारे जिन चीज़ों पे ये निर्भर करता है, उन चीज़ों पे ये हमें देखना है। कि जैसे अगर आपको बोला हो कि उचित सार्थक अंक, 3 उचित सार्थक अंक तक देखिए, तो आप 274 को ही लेंगे, तो वो 3 तक फिर उसके आगे का हट जाएगा। इस तरीके से आप देखेंगे, मतलब जिस भी चीज़, सवाल के अकॉर्डिंग या आपकी ज़रूरत के हिसाब से आपको जो चीज़ चाहिए होगी, आप उतने अंक तक उसका पूर्णांकन करेंगे। इससे आपके पास 2.74 प्राप्त हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा? जबकि यहाँ पे तो वो अंक एक बढ़ गया था। ऐसा क्यों हो रहा है, ये चीज़ हम समझेंगे। तो जिन संख्याओं में, ये चीज़ समझनी ज़रूरी है कि जिन संख्याओं में एक से अधिक अनिश्चित अंक होते हैं, वहाँ पर हमें परिणाम का पूर्णांकन करना पड़ता है। अनिश्चित अंक वो थे, ये मैंने आपको सबसे पहले बताया था, कि जो पॉइंट के बाद अंक होते हैं उन्हें अनिश्चित अंक कहते हैं। तो एक से ज़्यादा अनिश्चित अंक होते हैं तो पूर्णांकन किया जाना चाहिए वहाँ पे। तो ये चीज़ें हैं, अब एक-एक करके इन चीज़ों को समझते हैं। तो इसके कुछ नियम हैं, राउंडिंग ऑफ यानी अनिश्चित अंकों का जो पूर्णांकन है, उसके नियमों को हम समझते हैं। तो सबसे पहला है, उसको एग्ज़ाम्पल के थ्रू समझते हैं। यदि उपेक्षणीय अंक 5 से अधिक हो, तो अगर आपको दिया है कि आपको 3 सार्थक अंकों तक इस संख्या का पूर्णांकन करना है, तो 3 तो इधर हो गई, बाईं तरफ 2, 7, 4। अब 6 को आपको छोड़ना है, तो उपेक्षणीय अंक यानी जिसको आपने नेग्लेक्ट करना है। तो 6 को आप छोड़ना चाहते हैं, तो अगर जो उपेक्षणीय अंक 5 से ज़्यादा हो, तो वो 6 है, 5 से ज़्यादा है। अगर ये 5 से ज़्यादा है, तो उससे जो जस्ट पहले वाला है, यानी 6 से जस्ट पहले वाला क्या है? 4। तो वो 4 में हम 1 की बढ़ोतरी कर देंगे, उसको 1 बढ़ा देंगे, तो वो कितना बन जाएगा? 5। तो इसीलिए 2.74 उसके बाद 2.75 लिखा जाएगा, और 6 को हम छोड़ देंगे, क्योंकि हमें 3 अंकों तक ही चाहिए था, पूर्णांकन करना था। ठीक है? अब हमने देख लिया कि अगर उपेक्षणीय अंक 5 से ज़्यादा हो, अगर वो 5 से कम होता, तो अगर 5 से वो कम होता तो हम क्या करते? 5 से कम होने का भी एक एग्जाम्पल देते हैं, उससे सीखते हैं। तो 5 से कम अगर होगा, तो हमें यहाँ से जो जो अंडरलाइन है उसको छोड़ना है। हम एक एग्जाम्पल के थ्रू ऐसा समझ रहे हैं। तो अगर 3 को छोड़ना होगा, तो ये 5 से कम है। तो जो 5 से कम होता है, तो उससे जो जस्ट पहले वाला पूर्ववर्ती अंक होता है, उसको आप एज़ इट इज़ रहने देते हैं, यानी अपरिवर्तित
रखते हैं। तो यानी कि 2.74 में जो 4 है उसमें कोई चेंज नहीं होगा, वो 5 नहीं बनेगा, वो 3 नहीं बनेगा, वो 2.74 अपरिवर्तित रहेगा। बस आपको इतना याद रखना है। अब हमने 2 केसेस समझे कि अगर वो उपेक्षणीय अंक 5 से ज़्यादा हो, 5 से कम हो। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वो 5 ही हो, तो अगर वो 5 हो, तो तब हमारे पास 2 केसेस बनते हैं। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें, अगर ये 5 है, तो 5 से ठीक पहले अगर आप देखें तो कौन है? सम संख्या है 4, यानी कि वो एक सम संख्या है। और यहाँ पे अगर 5 से जस्ट पहले देखें तो 3 है, यानी विषम संख्या। तो यहाँ पे 2 केसेस बनते हैं, उन 2 केसेस को हम देखेंगे। तो अगर पूर्ववर्ती अंक सम है, जैसे ये वाला, तो उपेक्षणीय अंक को आप ऐसे ही छोड़ देंगे। उपेक्षणीय अंक को छोड़ देने का मतलब ये है कि अगर ये 2.745 है, तो आप 5 को तो हटा देंगे, बाकी जो संख्या है उसे अपरिवर्तित रखेंगे, उसको 2.74 ही रहने देंगे, उसमें कोई चेंज नहीं करेंगे। ये कब का है? जब पूर्ववर्ती अंक क्या हो? सम हो। अब अगर हम देखें कि विषम हो अगर पूर्ववर्ती अंक, तो विषम होने पर पूर्ववर्ती अंक को, अगर ये विषम है, जैसे ये 5 के बराबर है और इससे पहले 3 विषम है, तो हम उस 3 को 1 बढ़ा देंगे, या जो भी अगर विषम अंक होता तो उसको 1 बढ़ा देते, तो वो कितना हो जाएगा? 4, यानी 2.74। एक बार फिर मैं कह रही हूँ कि जितना आपको जिस अंक को छोड़ना होगा, जितने अंक तक आपको पूर्णांकन करना होगा, ये आपको दिया हुआ होगा, या आपकी नीड के अकॉर्डिंग, आपकी आवश्यकता के अकॉर्डिंग आपको ये करना है। ये आपको कि जैसे हम अभी करेंगे तो उचित सार्थक अंकों तक दिया होगा कि इतने तक आपको पूर्णांकन करना है। ये आपको याद रखना है, बहुत इम्पोर्टेंट भी है। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि समझने के लिए है केवल, जैसे निर्वात में प्रकाश की चाल को अगर आपसे मैं पूछूँ तो शायद किसी को अगर याद हो तो वो ये बताएगा। क्योंकि ये जो चीज़ होती है ये राउंड ऑफ करके आती है इसका। तो आप राउंड ऑफ करके जब इसे लिखते हैं तो अगर जैसे आपको ये पूरा का पूरा छोड़ना होगा, यानी कि यहाँ तक, अगर मैं बोल रही हूँ कि ये वाला 9 से आगे जितना है वो सब छोड़ना होगा, तो आप क्या करेंगे? ये 7 है, 7 5 से बड़ा होता है। अगर ये 5 से बड़ा है, तो फिर क्या करेंगे आप? इससे पहले वाले को आप 1 बढ़ा देंगे, तो ये 9 कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा, 0, और वो 1 बढ़ जाएगा, तो वो बढ़ जाएगा। लेकिन यहाँ पे आपने कितने 1 अंक तक रखा है, इसका मतलब आपने कौन से वाले 9 को भी छोड़ा होगा? इस वाले 9 को भी। तो आपने फिर ये देखा कि ये 9 तो, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा ना कि 1 अंक तक है। पहले वाला जो था वो 2 अंक तक मैं आपको बता रही थी। तो यहाँ पे अब वो 1 अंक था, वरना वो 3.10 हो जाता। लेकिन यहाँ पे आपने इस 9 को छोड़ दिया पूरा का पूरा, इससे सब इधर वाले। तो ये जो 9 है वो 5 से बड़ा है, तो वो इस 9 को, जो दशमलव के ठीक वाला बाद वाला 9 है, वो उसको 1 बढ़ा देगा, यानी वो 10 हो जाएगा। तो वो जब 0 हो जाएगा तो वो 1 हासिल दे देगा अपने इधर वाले को, यानी कि 2 को। तो वो 3.0 लिखा जाएगा। तो वो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर प्रति सेकंड आप लिख रहे होंगे। ठीक है, इसी तरीके का एक एग्जाम्पल हम पाई का भी देख सकते हैं। जैसे पाई को आप 3.14 या 142 लिखते हैं। तो आप ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि आपने इन अंकों को छोड़ा होता है। तो वो 5 को छोड़ दिया, तो 5, अगर 5 ही होता है, 5 के बराबर होता है, तो उससे पहले अगर आप देखें तो विषम संख्या है, और विषम संख्या होती है तो आप उसे 1 बढ़ा देते हैं। इसीलिए 1 जब लिखा तो वो 2 हो गया। ठीक है, जब आपने इतना छोड़ा। और 3.14 कैसे हुआ? अगर 3.14 है, तो आपने क्या किया? इसको भी छोड़ दिया, इस वाले में इसको भी छोड़ दिया, तो वो 1 है, यानी कि वो 5 से कम है। तो आपने उससे जो पहले था उसको कुछ चेंज नहीं किया, उसको वैसे ही रहने दिया, तो वो 3.14 वैसे ही लिखा गया। तो ये चीज़ है, बस थोड़ा ध्यान रखना है आपको। अब हम उदाहरण 1.1 को करते हैं। तो इसमें क्या है कि किसी घन की प्रत्येक भुजा की माप 7.203 मीटर है। उचित सार्थक अंकों तक घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन हमें ज्ञात करना है। अब हमें सबसे पहले जो दिया है वो हम लिखेंगे, भुजा की माप, घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। थोड़ा वीडियो को पॉज कीजिए और सोचिए कि क्या होता है ये, क्योंकि आपने मैथ्स में भी पढ़ा होगा। तो सबसे पहले जो दिया है वो हम लिख देते हैं कि हमें ए दिया है। मान लिया कि जो भुजा की माप है वो ए है। ठीक है, अब आप पिछले वाले रूल्स को भी सीख जाएँगे अच्छे से, और पिछली वाली वीडियोज़ का आना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनसे ही हमने आगे सीखना है। तो अब कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6a स्क्वायर। ठीक है, a स्क्वायर यानी a को 2 बार गुणा करना है। तो जब आपने लिखा 6a स्क्वायर, अब यहाँ पे जो ये स्क्वायर है ये गलती से आ गया है, क्योंकि a को तो 2 बार गुणा करके मैंने ये पहले ही लिख दिया। तो जब आप इन तीनों को गुणा कर देंगे, पहले आप इन दोनों को गुणा करेंगे और फिर जो आंसर आएगा उसको 6 से गुणा करेंगे। तो जो जब आप इन तीनों को गुणा कर देंगे तो आपके पास आंसर कुछ ये आएगा कि 311 दशमलव ये पूरा का पूरा।
तो अब जब ये पूरा का पूरा आएगा, अब आप थोड़ा सोचिए कि आपको क्या करना है, उचित सार्थक अंक। इतना तो कोई भी निकाल सकता है, सिंपल गुणा करना है, मल्टीप्लाई करना है, लेकिन उचित सार्थक अंकों तक निकालना है। अब जब हम गुणा करते हैं नंबर्स की, तो उचित सार्थक अंकों तक क्या नियम होता है कि जितना जो गुणा करने वाली दोनों संख्याएं होती हैं, उनमें मूल संख्या को देखते हैं जिसमें सबसे कम सार्थक अंक होंगे पूरी मूल संख्या में। तो वो मूल संख्याएं कौन सी थी? ये दोनों, क्योंकि अब 6 नहीं थी, क्योंकि 6 से हमने बाद में गुणा किया, ये वाली जो दशमलव वाली संख्याएं थी। तो इनमें दोनों ही सेम है, 4 सार्थक अंक है। तो ये जो हमारा आंसर है, इसमें हमें 4 सार्थक अंक रखने हैं बस। तो वो 4 सार्थक अंक हम कैसे रखेंगे? जब एक तो ये हो गया 311, 3 ये हो गए, और दशमलव के बाद केवल 2 को रखना चाहेंगे। अब हमें एक और चीज़ करनी है कि हमें पूर्णांकन भी करना है। जब मैं इन सबको छोड़ूँगी तभी तो 4 सार्थक अंक रह जाएँगे। तो अब मैं छोड़ किसे रही हूँ? सबसे पहला अंक देखिए 9 है। तो वो जो 9 है, अगर आपको ध्यान से देखें आप, तो ये वाला 9 है। ये सबसे पहले वाला 9 है, ये 5 से बड़ा होता है। तो ये अपने पहले वाले में 1 की वृद्धि कर देगा, यानी कि ये 2 क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। तो ये 311.3 मीटर स्क्वायर बन जाएगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ऐसे ही हम आयतन को देखते हैं। घन का आयतन a क्यूब होता है। a आपके पास 7.203 मीटर है। अब आपने ये 3 बार गुणा करके लिख दिया, मीटर क्यूब उसका मात्रक हो जाएगा। तो अब जब आप गुणा करके लिखेंगे, आपके पास इतना आएगा। आपने फिर से गुणा किया है, तो वही नियम चलेगा कि मूल संख्या में सबसे कम सार्थक अंक जिसमें थे, तो पूरी की पूरी जो मूल संख्या थी 7.203 को 3 बार गुणा किया। तो तीनों बार ही सेम संख्या को आप गुणा कर रहे हैं, तो 4 सार्थक अंक हैं आपके पास। तो इसमें आप 4 सार्थक अंक लेकर आना चाहते हैं। तो 4 कैसे आएँगे? 373, 3 हो गए और एक 7, तो ये 4 हो गए। लेकिन आप इन सब को छोड़ना चाहते हैं। इन सब में सबसे पहला कौन है? 1। 1 5 से छोटा होता है। तो जब वो छोटा है, तो वो अपने पहले पूर्ववर्ती अंक में कोई परिवर्तन नहीं करेगा, इसलिए वो ऐसा ही लिखा जाएगा 373.7 मीटर क्यूब। उसको आप ऐसे ही लिखेंगे। बस आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, ये जो पूर्णांकन का नियम हमने अभी जस्ट पहले सीखा, उसका हमने यूज़ किया लास्ट में। और ये चीज़ जो हमने गुणा वाली यूज़ की, ये तो मैंने आपको पिछली वीडियो में समझाया था। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। उदाहरण 1.2 में है, ये आप पहले खुद से ट्राई करेंगे, क्योंकि ये घनत्व वाला मैंने आपको एक करवाया भी था पिछली वीडियो में। तो किसी पदार्थ के 5.74 ग्राम का आयतन 1.2 सेंटीमीटर क्यूब है। इसमें हमें ये जो चीज़ दी है ग्राम में है, तो द्रव्यमान है, और आयतन सेंटीमीटर क्यूब में है। तो सार्थक अंकों को ध्यान में रखकर हमें घनत्व निकालना है। अब घनत्व का फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। द्रव्यमान और आयतन से आपके पास निकलता है द्रव्यमान बट्टे आयतन बराबर घनत्व। अब आप वैल्यूज़ रखेंगे। जब आप वैल्यूज़ रख के इसका मान निकालेंगे, तो आपने भाग करना है, क्योंकि 5.74 को 1.2 से। अब जब भाग तो आसानी से हो जाएगा, लेकिन जब यहाँ पे लिखेंगे तो उचित सार्थक अंक तक निकालना है। भाग में भी वही है नियम कि मूल संख्याएं जो थी, ये 1.2 और 5.74, इसमें कम सार्थक अंक किस में है? सोचिए थोड़ा। 1.2 में इसमें 2 सार्थक अंक है, 5.74 में 3 सार्थक अंक है। तो हम इस वाली में केवल 2 सार्थक अंक रखना चाहेंगे। तो 2 कैसे रहेंगे? जब 8 और 3 को आप छोड़ देंगे, 4.7 रखेंगे। लेकिन अब आप पूर्णांकन करेंगे, क्योंकि आप 8 3 को छोड़ रहे हैं। तो सबसे पहला क्या है? 8 है। तो अब 8 जिसकी उपेक्षा की जाती है, सबसे पहले वाले की 8, वो 5 से बड़ा है। तो अपने पूर्ववर्ती अंक को वो क्या कर देगा? 1 की बढ़ोतरी कर देगा उसमें। तो ये 4.77 जो होगा वो क्या बन जाएगा? 8। तो 4.8 इसका आंसर हो जाएगा ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे। तो ये 4.8 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, ये जो लिखा है मैंने, ये सेंटीमीटर क्यूब वो ग्राम प्रति होगा, तो वो ऊपर चल जाएगा सेंटीमीटर क्यूब, तो वो -3 बन जाएगा, इसलिए ये लिखा है। बाकी बस यहाँ पे सब निकल जाएगा। बाकी आपको नियमों को ध्यान रखना है और सार्थक अंकों को ध्यान में रखते हुए ये लास्ट का आंसर निकाल देना है। बाकी बहुत आसान है ये चीज़। तो आज हमने इस वीडियो में सीखा कि किस तरीके से हम अनिश्चित अंकों का पूर्णांकन करते हैं और क्यों ये इतना ज़रूरी होता है। अब उसके बाद हमने इसके कुछ नियम सीखे थे कि अगर उपेक्षणीय अंक आपका 5 से ज़्यादा हो, तो आप क्या करते हैं? अगर वो 5 से कम हो, तो उसके एग्ज़ाम्पल को हमने समझा था। अगर वो 5 के बराबर हो, तो आपके पास 2 नियम आते हैं कि सम होगा पूर्ववर्ती अंक, मतलब आपको सम देखना है पूर्ववर्ती अंक को, और विषम होगा, तो वो पूर्ववर्ती अंक को देखना है आपको। दोनों में बस ये डिफ़रेंस है। क्या एक सम होगा, एक विषम होगा। सम में आप चेंज नहीं करेंगे, विषम में आप 1 की बढ़ोतरी कर देंगे उसमें। तो ये आपको ध्यान रखना है बस।
और इनकी प्रैक्टिस आप जितनी करेंगे उतना आपको अच्छे से प्रैक्टिस होती जाएगी। और अगली वीडियो में हम मापन से संबंधित विभिन्न प्रकार की कुछ त्रुटियाँ होती हैं, उनके बारे में समझेंगे और उन त्रुटियों से संबंधित कुछ नियम होते हैं, जब संक्रियाओं को करेंगे हम, तो उनको हम अच्छे से समझेंगे। थैंक यू।